friends, this is your maths teacher. Now we are going to study maths DLED semester first chapter 8 त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। इससे पहले हम चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ आपको डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट का मैथ्स कंप्लीट कराया जा रहा है चैप्टर वाइज विद बेसिक्स। जिसको भी बिल्कुल मैथ नहीं आता है, अगर आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका एग्जाम जो आता है 25 मार्क्स का आता है, तो आप उस 25 मार्क्स में से एटलीस्ट 22 नंबर गेन कर सकते हैं अगर आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे। तो आपके एग्जाम से पहले यहाँ मैथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर लेंगे हम, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नियर हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, इलेक्शन खत्म होने के कुछ दिन बाद ही आपके एग्जाम की डेट शीट आ जाएगी, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहे। यहाँ अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी मैथ्स की। गाइस, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाना समझ आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं और आपके डाउट्स का इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में कई सारे टर्म्स हैं, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पार्ट्स में करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 होगी। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है त्रिभुज, ट्राइंगल। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। कोण की डेफिनेशन आपको बता चुकी हूं मैं कि क्या होती है कि जब कोई 2 भुजाएं होती हैं और एक ही कॉर्नर पे जाके मिलती हैं, तो उन दोनों भुजाओं के बीच के डिस्टेंस को हम कोण कहते हैं। तो इसमें कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं और 3 वर्टेक्सेस होते हैं। क्या होंगे इसमें? 3 वर्टेक्सेस होंगे, 3 सीड्स होंगे, 3 कोण होंगे और 3 भुजाएं होंगी। इसमें ये क्या है? इसका भुजा। इसी तरह से ये क्या है? इसका कोण। और ये क्या है? इसका सीड्स। तो डेफिनेशन क्या होगी? त्रिभुज की डेफिनेशन होगी 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज का सिंबल होता है। त्रिभुज में 3 सीड्स होते हैं, 3 भुजाएं, ये इसकी 3 भुजाएं होती हैं, तथा 3 कोण होते हैं, ये इसके 3 कोण होते हैं। चलिए इनका नेमिंग कर लेते हैं। ए, बी एंड सी। इसके नेमिंग क्या है? ए, बी, सी। अब इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि भुजा क्या है। भुजा जिन 3 सरल रेखाओं से समतल घिरा होता है, उन 3 सरल रेखाओं को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। ए बी भुजा, बी सी भुजा एंड ए सी भुजा। ये इसकी ए बी भुजा है, ये इसकी बी सी भुजा है एंड ये इसकी ए सी भुजा है। अब आधार क्या होता है? बेस लाइन। बेस लाइन क्या होगी? ये नीचे वाली, जो जिस आधार पर ये टिका हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? त्रिभुज की वह भुजा जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है, त्रिभुज का आधार कहलाता है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आधार क्या होगा? BC इसका आधार होगा, क्योंकि पूरा जो त्रिभुज है वो इस BC पर ही तो खड़ा हुआ है। अब शीर्ष कोण क्या होते हैं? वर्टिकल एंगल्स। तो त्रिभुज की आधार भुजा के सामने का कोण शीर्ष कोण कहलाता है। त्रिभुज की आधार भुजा ये है और इसके जस्ट सामने का कोण कौन सा है? जस्ट सामने का कोण है एंगल ए। तो एग्जाम्पल की फॉर्म में क्या आ जाएगा? एंगल ए। हम एंगल ए को किस तरह से भी लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल BAC। इसको एंगल BAC भी लिखा जा सकता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल CAB भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि जिस भी एंगल की बात की जाती है वो बीच में आना चाहिए, और जो 2 साइड्स लिखे होते हैं वो दोनों साइड में लिखे होने चाहिए। इसका आधार कोण क्या होगा? बेस एंगल। त्रिभुज के आधार के दोनों सिरों पर बने कोण त्रिभुज के आधार कोण कहलाते हैं। जैसे ये त्रिभुज का आधार है और इसके दोनों सिरे पर ये 2 कोण बने हुए हैं। देखिए, ये शीर्ष कोण हो गया और बचा हुआ कोण कौन सा बचा? ये 2 कोण बचे। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? इसके आधार कोण होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखें तो एंगल B एंड एंगल C क्या है? इसके आधार कोण होंगे। नेक्स्ट टर्म है त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ
अ ट्राइंगल। देखिए माध्यिका क्या होती है, जो त्रिभुज के शीर्ष कोण को, जो त्रिभुज का एक शीर्ष है उसके जस्ट सामने वाले आधार से क्या करती है, आधार के मध्य बिंदु से मिलाती है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से मिलाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये माध्यिका होगी वो त्रिभुज के आधार को दो बराबर भागों में बांट देगी। तो डेफिनेशन क्या है, वह सरल रेखा जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, माध्यिका कहलाती है। कि कोई भी शीर्ष है और उस शीर्ष के जस्ट सामने वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु से उस शीर्ष को मिलाती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, माध्यिका है। तो एग्जाम्पल में माध्यिका क्या होगी, ए डी होगी, और माध्यिका क्या करेगी, बी डी और डी सी को बांट देगी दो बराबर भागों में, BC को दो बराबर भागों में बांट देगी, BD एंड DC। इसी तरह से अगर यहाँ से इस शीर्ष से इसके जस्ट सामने वाली भुजा पर माध्यिका डाली जाए तो वो क्या करेगी, AB को दो बराबर भागों में बांट देगी। इसी तरह से अगर B से माध्यिका डाली जाए तो AC को वो दो बराबर भागों में बांट देगी। इसका नेक्स्ट टर्म है त्रिभुज का लंब ऊंचाई, परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए माध्यिका में और लंब में क्या डिफरेंस होता है, माध्यिका क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है सामने वाली भुजा को, लेकिन जो लंब है वो क्या करेगा, सामने वाली भुजा पर सीधा जाएगा और 90 अंश का कोण बनाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि भुजा दो बराबर भागों में होगी या नहीं, उसको सिर्फ मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींची गई सीधी रेखा जो 90 अंश का कोण बनाती है उसका लंब ऊंचाई कहलाती है। इसके शीर्ष से, किसी एक शीर्ष से उसके जस्ट सामने वाली भुजा पर अगर आप लंब डालते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं, तो वो क्या करेगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। यहाँ पर भी सेम यही था कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर सीधी रेखा खींची जाती है, लेकिन ये दो बराबर भागों में बांटती है सामने वाली भुजा को। लेकिन लंब में क्या होता है कि ये सामने वाली भुजा पर दो बराबर भागों में नहीं बांटेगी और 90 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि AD लंब है और वो क्या कर रहा है, BC पर 90 अंश का कोण बना रहा है। जब यहाँ 90 अंश का कोण है तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ADB एंड एंगल ADC बोथ आर 90 डिग्री। नेक्स्ट है त्रिभुज का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा पर बनी किरण से दूसरी भुजा के साथ बाहर की ओर बने कोण को बहिष्कोण कहते हैं। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की एक भुजा पर एक किरण निकली हुई है और उस एक किरण से दूसरे कोण, जब दूसरी भुजा को मिलाया जाता है तो बाहर की तरफ जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यहाँ पर जो बाहर की तरफ ये कोण है ये क्या है, हमारा बहिष्कोण है, और जो ये अंदर की तरफ कोण बने हुए हैं तीनों, ये क्या है, हमारे आंतरिक कोण है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में बहिष्कोण क्या हो गया, एंगल ACD इसका बहिष्कोण हो गया, और एंगल A, एंगल B एंड एंगल C इसके आंतरिक कोण होंगे। अच्छा, आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जब बाहर वाला जो एंगल होता है, बाहर वाला एंगल बराबर होगा अंदर के दो अपोजिट साइड वाले एंगल्स के एडिशन के बराबर। अपोजिट साइड्स के ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों के योग के बराबर बाहर वाला ये एंगल होगा। अगर यहाँ पर एंगल होता, बहिष्कोण होता, तो इन दोनों के योग के बराबर इसका मान होता। ऐसे ही अगर यहाँ की तरफ बहिष्कोण होता तो इन दोनों के योग के बराबर इसका मान होता। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, एक होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। देखिए भुजाओं के आधार पर कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइंगल। विषम बाहु नाम से ही समझ आ रहा है, विषम मतलब अलग अलग और बाहु मतलब भुजाएं हैं, मतलब जिस भी ट्राइंगल की भुजाएं हैं अलग अलग हो, जिस ट्राइंगल की जिस
त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग हों, अलग अलग माप की हों, ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें तीनों साइड्स दे रखी हो, जब हमें तीनों साइड्स की वैल्यू दे रखी हो, तीनों भुजाओं की वैल्यू दे रखी हो, तब हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यहाँ पर एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस को हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। वैसे परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है अगर आपको किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं का योग कर देते हैं। तो परिमाप क्या होगा, इसकी सभी भुजाओं का योग। भुजा कैसे दे रखी है, पहली दे रखी है ए, दूसरी दे रखी है बी एंड तीसरी सी। तो ये हो गया इसका परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या होगा, आधा करना, परिमाप का आधा कर देंगे। तो यहाँ पर s की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी वो s की वैल्यू होगी और a b c की वैल्यू आपको दे रखी होगी। और जब हमें तीनों साइड्स ना देकर सिर्फ और सिर्फ आधार दिया हो और उसकी क्या दे रखी हो, हाइट दे रखी हो, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। क्या, जब किसी भी त्रिभुज का हमें सिर्फ और सिर्फ आधार दिया है और हाइट दी है, तब हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्राइंगल। देखिए इसमें भी नाम से क्लियर है, सम मतलब एक जैसी, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो समद्विबाहु मतलब जिस ट्राइंगल की कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा की लंबाई अलग हो। तो डेफिनेशन क्या होगी, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। कोई भी दो भुजा हो सकती है, ये दोनों भुजा भी हो सकती हैं, ये दोनों भुजा भी हो सकती हैं। ठीक, अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, क्षेत्रफल b/4, रूट में 4a² माइनस b², इसका एरिया का क्षेत्रफल होता, एरिया का फॉर्मूला होता है। और अगर हमें हाइट निकालनी हो, इसकी ऊंचाई निकालनी हो, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होगा √4a² माइनस b²/2। और इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप के लिए तो आपको मैंने बता ही रखा है कि सभी भुजाओं का योग। तो देखो इसकी सभी भुजाओं का योग अगर हम कर लेते हैं तो a प्लस b, तो ये a कितनी है, 2a है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस b इसका परिमाप हो जाएगा। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का तीसरा प्रकार है समबाहु त्रिभुज। इसमें भी नाम से पता चल रहा है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये एक त्रिभुज है PQR, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, सबकी जो लंबाई है वो क्या दे रखी है, AA दे रखी है। तो डेफिनेशन क्या होगी, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 a² मतलब भुजा का स्क्वायर। और हमें अगर इसकी हाइट निकालनी हो, ये हाइट निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, √3/2a। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण क्या है, कोणों के आधार पर देखिए पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो हमेशा 90 अंश से 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 90 अंश से छोटे होते हैं। क्या होगा, 0 डिग्री से बड़े और 90 अंश से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण यानी 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर सारे एंगल्स क्या है हमारे, 90 अंश से छोटे हैं। जैसे एक एंगल 60 अंश का हो गया, दूसरा 80 का हो गया, तीसरा 40 का हो गया। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है। ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज कोई सा भी बना हो, उनके सभी कोणों का योग हमेशा क्या रहेगा, 180 रहेगा। नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल मतलब समकोण, नाम से ही पता चल रहा है भाई समकोण है। समकोण मतलब जो कोण 90 अंश का हो, जो कोण
फिक्स 90 अंश का हो वो क्या होता है, समकोण होता है। अब समकोण त्रिभुज है तो मतलब कोई एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। अब जब तीनों कोणों का योग 180 होता है और एक अकेला कोण क्या आ गया, 90 अंश का आ गया, तो बचे हुए दोनों कोण का योग कितना होगा, फिर 90 होगा कि नहीं होगा। यस, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 अंश हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए आपको ये भी याद रखना है कि 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है और जिस पर वो त्रिभुज टिका हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये क्या होता है, इसका लंब होता है। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम भी सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस पर लागू होती है, समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जब भी जो सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होना चाहिए त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। आपको क्या याद रखना है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी की दो छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। कोणों के आधार पर त्रिभुज का अगला प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखिए अधिक कोण से मतलब है कि जो एंगल क्या हो, 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। क्या हो, 90 अंश से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, कोई भी एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए और बाकी के दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, 90 अंश से अधिक होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी एक कोण क्या है, 90 अंश से अधिक है और बाकी के दोनों जो कोण है वो 90 अंश से छोटे हैं कि नहीं। अच्छा, आपको पता है अच्छे से कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। जब उसमें से कोई एक कोण ही अधिक कोण हो गया, 90 अंश से अधिक हो गया, तो बाकी के दोनों जो होंगे वो 90 अंश से छोटे ही आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आपको याद रखना है कोई एक कोण अधिक कोण होगा और बाकी के दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए आइसोस्केलस ट्राइंगल मैंने बताया था जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो, और इसमें क्या है, कोई दो भुजा बराबर हो और कोई एक एंगल समकोण हो, इसमें दोनों का मिक्सचर है। तो डेफिनेशन क्या है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश और कोई दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। कि एक कोण क्या होगा, 90 अंश होगा और बाकी की दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 a स्क्वायर इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो कर्ण है 90 अंश के जस्ट सामने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण की वैल्यू a√2 कैसे आ गई, चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। नेमिंग कर लेते हैं PQR। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या, कि कर्ण का स्क्वायर क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैंने बताई थी इससे पहले। अब देखिए यहाँ पर 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो क्या करेंगे, PR की वैल्यू PR, फिर लंब क्या है हमारा PQ और आधार क्या है QR। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि PQ की वैल्यू कितनी है, A, तो A स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया A स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब यहाँ से PR से स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे रूट चढ़ा देंगे। आपको पता है कि रूट से कोई वैल्यू कैसे बाहर आती है, अगर नहीं पता है तो ये वाली वीडियो भी मैंने बना रखी है, करनी चैप्टर करके है, आपको उसकी लिंक यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर रूट से कैसे निकालेंगे हम, हमेशा क्या होता है 2 2 के पेयर बनाए होते हैं। यहाँ पे करनी पर कोई घात नहीं है तो इसकी घात क्या है 2 है।
तो यहाँ पर क्या होगा, अब 2 के पेयर तो है ही नहीं, लेकिन ए क्या है, 2 बार है, तो ए तो बाहर निकल आएगी और ये क्या बचेगा, a√2। इस वजह से यहाँ पर पी आर की वैल्यू क्या है, a√2 है। अगर आपको अब तक कराए हुए सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का, अगर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे एडुकेयर टुगेदर, स्पेलिंग यही रहनी चाहिए और लेटर्स भी इसी तरह से होने चाहिए, ई कैपिटल टी कैपिटल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें।